ठीक है। आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो, लेकिन स्मार्ट में भी आपको पता है कितना एनालिसिस चाहिए, कितनी डेप्थ स्टडी चाहिए, फिर जाके आप स्मार्ट बनते हैं। ठीक है। कंक्लूजन के अंदर हम क्या करते हैं, कोई नई चीज़ जो है वो नहीं ऐड करते। इस चीज़ को हम, ये सारे जितने भी हैं इनके ऊपर एक एक लेक्चर है हमारा पूरा डिटेल्स के साथ, ताकि कोई चीज़ जो है वो आपकी स्किप ना हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तब आउटलाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपकी थीसिस स्टेटमेंट होनी चाहिए। बेसिकली ऐसे का स्ट्रक्चर है सारा जो हम आज पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पील, इसको पियर भी बोलते हैं, एक हमारा वर्ड है पियर। ठीक है, उसके बाद ए वाला भी है और ये ई भी यहाँ पे होता है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड है पैराग्राफ का। ठीक है, यहाँ पे एक बात समझ आ गई कि मिनिमम जो है आपके 80 वर्ड्स होने चाहिए, 100 नहीं तो आप तो फिर 60 पे भी, आप 60 से 70 भी जो है आप वर्ड का क्या करते हैं अभी लिख सकते हैं अपना पैराग्राफ, जो मैंने अभी ये बताया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी CSS एंड as you know we have already uploaded 3 lectures of mega series of English essay, and today we are going to start next lecture, and this lecture is about structure of essay, outline, introduction, main body, paragraphs, conclusions, and how many paragraphs in your main exam. Then we will discuss about wording and how many words are basically suitable in your main exam for CSS, or sorry for essay writing. चलें जी, आज हमने मेन जो बात करनी है, हमारा जो 4th लेक्चर है वो बेसिकली स्ट्रक्चर का है। ऐसे का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसमें देखिए, मैंने पहले भी 2nd लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऐसे का कंपोनेंट्स पढ़ाए थे, लेकिन उसमें यहाँ पे और वहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं हम उस हिसाब से डील कर रहे थे। यहाँ पे जो है हमने अपने हिसाब से डील करनी है। यहाँ पे चीज़ें बेसिकली इसलिए ये लेक्चर लिया जा रहा है सब के, ताकि हमने आगे जो हमारी सीरीज़ स्टार्ट होगी वो पूरी ऐसे स्ट्रक्चर की होगी, जिसमें आपकी थीसिस स्टेटमेंट होगा, उसके फिर आपके आउटलाइंस होगी, ये सारा एक सीक्वेंस के साथ है। और बेसिकली ये जो आपका कह लें कि ये एक ट्रांजिशनल लेक्चर है, जो आपको आगे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली उसकी एक फाउंडेशन है, और इसके बारे में, ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे जो हमारे मेन जो है आगे जो है वो लेक्चर स्टार्ट होंगे। ठीक है, और ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमने जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बेसिकली हमारा ऐसे का स्ट्रक्चर है, और फॉर्मल फ्रेमवर्क जो है हमारा मेन एग्जाम में जो रिक्वायरमेंट है उसको हमने सामने रखते हुए, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू को, एकेडमिक चेकर के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए हमने आज चीज़ें डिस्कस करनी है। और आज हमारा समझ लें कि ऐसे का जो स्ट्रक्चर है वो हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके अलावा वजह यह होती है कि हर लेक्चर जो होता है, अगर थोड़ी बहुत वहाँ पे बात कर रहे हैं पैराग्राफ की, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे थोड़ी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, काफ़ी चीज़ें जो है वो हमने पीछे अगर नहीं बताई होती, क्योंकि वो यहाँ पे हमने डिस्कस करनी होती है। चीज़ों को हम मिक्स नहीं कर रहे हैं, बड़ा सेग्रीगेट करके चीज़ों को जो है हमने डिस्कस करना है। ठीक है, ताकि आपको एक एक जो वर्ड के, एक एक जो छोटे छोटे क्यूरीज हैं आपकी, उनका जो है आप इजीली जो है आपको जितने भी आंसर हैं वो आपको मिल जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमारा 4th लेक्चर है ऐसे राइटिंग का। ठीक है, और आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे। तो हमारी मेन सीरीज़ अब जो है वो स्टार्ट होने वाली है ऐसे स्ट्रक्चर की। तो आज हम पहले बता दें, इंट्रोड्यूस करवा दूं कि हमने आगे ऐसे स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें सबसे पहले डिस्कस करनी है। तो मैं ये ज़रा थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। ये मैंने जैसे पहले बताया, ये हमारा ट्रांजिशनल लेक्चर है, जो हमने आगे वाले जो हमारे लेक्चर्स हैं उसके ऊपर शिफ्टिंग करवाएगा। और ये सारे जो लेक्चर्स हैं हमारे, सॉरी, ये सारे जो आउटलाइंस, सारे पॉइंट्स जो बनाए आउटलाइन के, ये सारे बेसिकली नेक्स्ट हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे। हमने ऐसे के कंपोनेंट्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, और 2nd लेक्चर उसमें आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमने डिटेल्स के साथ डिस्कस की हैं, तो वो आप जाके लाजमी सुनिएगा। फिर यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं आउटलाइन की। पहले सबसे पहले आउटलाइन को डिस्कस करेंगे। हमने इसको पीछे लेक्चर में जो डिस्कस किया कि इंपॉर्टेंस क्या, सिग्निफिकेंट क्या आउटलाइनिंग की, तो हमने वो यहाँ पे हम बेसिकली स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू के बात कर रहे हैं कि हमारे आउटलाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें जो है हमने डिस्कस करनी होती है। उसके बाद हमारे पास इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर बात करेंगे। इंट्रोडक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, हुक कैसे आना चाहिए, आपका मेन थीसिस कहाँ पे आना चाहिए, थीसिस स्टेटमेंट को जो कंक्लूडिंग लाइन है वो आपकी कहाँ पे आनी चाहिए। तो ये वो चीज़ है। उसके बाद ट्रांजिशनल ब्रिज के बारे में आपको पता ही है, पहले बता दिए का, ये आपका पैराग्राफ है बेसिकली। ठीक है,
तो ये हम आगे जो है मिनी जो है कह लें कि पैराग्राफ होता है जो आगे शिफ्टिंग करवा रहा होता है मेन बॉडी पैराग्राफ्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, ये पैराग्राफ्स आएंगे, मेन बॉडी पैराग्राफ्स हैं, ये हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, सॉरी, मेन बॉडी पैराग्राफ्स, ठीक है। और उसके बाद हम अभी इसके अंदर हम पूरा ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, कि बेसिकली इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कंक्लूजन की, कंक्लूजन का स्ट्रक्चर क्या है, इस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। ये सब जितने भी हैं इनका सबका जो है हमने क्या देखना है, बेसिकली स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। उसके बाद हम बाद में बात करते हैं कि एक और चीज़ है जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हाउ मैनी पैराग्राफ्स इन CSS ऐसे, तो कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए। अभी भी जो है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको वॉइस क्लियर है, ठीक है, अपने प्लीज़ माइक ऑफ कर लें, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले बात करें हाउ मनी पैराग्राफ्स इन CSS ऐसे, तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर ये बता दें कि पैराग्राफ्स कितने होने चाहिए ताकि हम 40 मार्क्स ले लें। देखिए, कभी भी शॉर्टकट नहीं मार सकते, शॉर्टकट मारने के चक्कर में आज जो स्टूडेंट्स की रेशो है, पासिंग रेशो, वो 300 से 400 तक आ गई है, ठीक है। तो ये हिसाब लगा लें कि शॉर्टकट जो है वो ऐसे मैंने ये CSS के एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हो, लेकिन स्मार्ट में भी आपको पता है कितना एनालिसिस चाहिए, कितनी डेप्थ स्टडी चाहिए, फिर जाके आप स्मार्ट बनते हैं, ठीक है। इतना इजी नहीं होता, स्मार्टनेस नहीं आती, ठीक है, पढ़ने के बाद आती है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे कितने वर्ड्स होने चाहिए, ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इतने क्यूरीज आ रहे थे, सर हमें कितना ऐसे लिखना चाहिए, कितनी वर्डिंग होनी चाहिए, कितने पैराग्राफ, जो पेजेस हैं वो कितने होने चाहिए, यहाँ तक कि हमारे पेजेस की बात भी कर देते हैं स्टूडेंट, सर पेजेस कितने होने चाहिए। तो ये हम आउटलाइन है, इसको हम जो है अब नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। चलें जी, उसके बाद है यहाँ पे मैं बात कर दूं तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक आपको बात बता दूं, आई एम विद यू MC सर, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। चलें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऐसे का स्ट्रक्चर। तो पहले हम ज़रा इसको थोड़ा समझ लें, ठीक है। चलें जी, सबसे पहले जो है ऐसे का स्ट्रक्चर है, इसकी फाउंडेशन देखेंगे, क्योंकि हमें और हमारे जो आगे लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं वो सारे बेसिकली क्या हैं, आपके ऐसे के स्ट्रक्चर की ही बात होगी। और एक एक चीज़ को जो है एक एक लेक्चर में जो है पूरे डिटेल्स के साथ विद एग्जांपल्स, विद जो है आउटलाइंस लिखी हुई, विद थीसिस स्टेटमेंट जो लिखी गई हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देख लेते हैं आउटलाइन। आउटलाइन आपके अंदर चीज़ यहाँ पे देखें कि आउटलाइन पहले मैंने बता दी कि उसका पर्पस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंट क्या है, लेकिन यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात करें कि एक आपका लॉजिकल फ्रेमवर्क होता है जिसमें आप क्या होता है, आपके मेन हेडर्स होते हैं, आपके हेडिंग्स होते हैं। ये बेसिकली आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं, डिटेल्स इसकी फिर पढ़ने वाले हैं हम। सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स होते हैं, आप सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स देते हैं, आप अपने जितने भी पॉइंट्स हैं वो की पॉइंट्स बनाते हैं वहाँ पे, और इसका बड़ा लॉजिकल जो है वो आप कह लें कि पैटर्न होता है इसका, ठीक है, लॉजिकल पैटर्न। उसके बाद हम बात करेंगे मेन बॉडी पैराग्राफ्स। मेन बॉडी पैराग्राफ से हमारा एक पहले आता है ट्रांजिशनल ब्रिज, ठीक है, ट्रांजिशनल ब्रिज आता है, सॉरी। उसके बाद हमारे पास जो है वो बात आ जाती है जी यहाँ पे, ठीक है, ट्रांजिशनल ब्रिज मेन बॉडी पैराग्राफ की बात करें, ठीक है। उसके बाद हम चले जाता है हमारा, सॉरी, इंट्रोडक्शन आ जाएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन का हुक होता है, फिर सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं, फिर मेन थीसिस होता है हमारा, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे ये जो है थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है, ये हमारी कहाँ पे आती है, इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली आपकी कंक्लूडिंग लाइंस ही होती हैं जो आप ऐसे के अंदर लिखते हैं, कंक्लूडिंग लाइंस, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। फिर हमारा कंक्लूजन है, कंक्लूजन के अंदर हम क्या करते हैं, कोई नई चीज़ जो है वो नहीं ऐड करते। इस चीज़ को हम, ये सारे जितने भी हैं इनके ऊपर एक एक लेक्चर है हमारा पूरा डिटेल्स के साथ, ताकि कोई चीज़ जो है वो आपकी स्किप ना हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलें जी, आगे शिफ्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम देखते हैं जी प्रिलिमिनरी जो आउटलाइन है उसको जो है उस चीज़ को देखते हैं। प्रिलिमिनरी जो है वो चीज़ क्या है जी, आपकी आउटलाइन, उसमें हम चीज़ देखें। सबसे जो पहले आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है बेसिकली उसकी बात की गई है, ठीक है। इसमें क्या है आपकी प्रिलिमिनरी में क्या चीज़ है आपकी डिस्कस करेंगे हम जी आउटलाइन के अंदर। सबसे पहले आपकी बेसिक चीज़ जो है वो आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर बेसिक्स जितनी भी हैं रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको हम जो है वो पूरा करते हैं, ठीक है।
रिक्वायरमेंट्स जितनी भी है हमारी, बेसिक रिक्वायरमेंट की बात कर रहा हूँ, बेसिक रिक्वायरमेंट हम करते हैं। पर्पज़ आ गया आउटलाइंस का, ऑर्गेनाइज हम थॉट्स, स्टैब्लिश लॉजिकल फ्लो हम करते हैं, पोटेंशियल आइडेंटिफाइज आर्गूमेंटेशन के अंदर गैप देके फिर उसको क्या करते हैं, की पॉइंट्स में कन्वर्ट करके लिखते हैं। फिर अफेक्टिव आउटलाइन बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमने अभी डिस्कस करनी है, ठीक है। सबसे पहले जो है अफेक्टिव आउटलाइन कैसे बनाया जा सकता है, आप होता क्या है कि सबसे पहले आप थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके अंदर आउटलाइन के अंदर आप क्या करते हैं, सबसे पहले थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं। तो थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा क्या है, थीसिस स्टेटमेंट का ही है। आप वहाँ पे जाके लेक्चर जो है, बेसिकली ये डिवीजन ऑफ लेक्चर्स क्यों की गई है, हम एक लेक्चर में भी चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन होता क्या कि बहुत सारी चीज़ें जो है फिर मिस आउट हो जाती हैं, जहाँ पे फिर बार बार जो है वो चीज़ें पूछी जाती हैं कि सर ये बता दें, यहाँ पे जो है वो चीज़ें क्यों जो है स्किप हो गई हैं, आप दोबारा इसको डिटेल के साथ बताएं। तो यहाँ पे होता है क्या कि एक एक चीज़ को डिस्कस करने का, डिवीजन ऑफ लेक्चर करने का पर्पज़ ये है कि आपको एक एक चीज़ जो है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है वो चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट के बाद आप क्या लिखते हैं कि मेन हेडिंग का जो सेक्शन होता है, आप मेन हेडिंग के अंदर क्या क्या था, मेन हेडर बनाते हैं आप एक, या जितने भी आप हेडर बना रहे हैं, पैराग्राफ में आगे बताऊंगा। मेन सेक्शन में या हेडिंग जो होती है वो हेडर बनाते हैं। आपका हेडर के अंदर जो है वो एक सपोर्टिंग पॉइंट होता है आपका, ठीक है, जिसको सब ऑर्डिनेट पॉइंट बोलते हैं। उसके प्रिलिमिनरी जो है आपका एविडेंसेस रेफरेंस होते हैं। फिर आपने क्या करना होता है, इन कनेक्शंस बिटवीन सेक्शंस, फिर आप एक हेडर को दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और देन उसको थर्ड वन के आप करते हैं, ये सेकंड के साथ आप इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हुए आपने थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस के ऊपर करते हैं। लेकिन हर जगह पे जो है वो थीसिस एंटीथीसिस वाला नहीं होता, मैंने एग्जाम्पल जो है आपको बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करते हैं, मेन हेडर पहले वाले को दूसरे के साथ कनेक्ट करें, थर्ड वाले वन को, फिर फोर्थ वन जो आता है आपका वो फिर आपका फिफ्थ नंबर के या सिक्स नंबर या सेवन नंबर पे आपका कंक्लूजन आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर है कि अफेक्टिव आउटलाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपकी थीसिस स्टेटमेंट होनी चाहिए। थीसिस स्टेटमेंट के बाद आप क्या चीज़ लिखते हैं, देन आप अपनी आउटलाइन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन की हेडिंग देते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, अपनी मेन हेडिंग होती है, मेन हेडर बनाते हैं। मेन हेडर बनाने के बाद सब ऑर्डिनेट पॉइंट लिखते हैं। सब ऑर्डिनेट पॉइंट लिखने के बाद आप सपोर्टिंग जो है वो सेंटेंस लिखते हैं या फ्रेज बनाते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, उस चीज़ को जो है वो रेफरेंस देते हैं और केस एंड पॉइंट या केस ऑफ स्टडी जो है वो आप ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है कि आउटलाइन का स्ट्रक्चर ये चीज़ होती है कि सबसे पहले हमने ये बना, ये एक जो मेन हेडिंग है, सब ऑर्डिनेट पॉइंट है और रेफरेंसेस, जो ये सारे जितने भी हेडर बनाएंगे वो सेम यही पैटर्न जो है आगे आपका फॉलो करेंगे आप, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम क्राफ्टिंग इंट्रोडक्शन, ये सबसे पहले जो है यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे बेसिकली ये ऊपर से जो है ना जाना था पिरामिड, लेकिन यहाँ पे डिस्कशन के तौर पे पहले नंबरिंग दे दी गई है। तो सबसे पहले जो आपका हुक होता है, हुक बेसिकली क्या होता है, आपका अटेंशन जो है ग्रैब्स करने का एक कह लें कि कुछ लाइंस होती हैं जो आप चेकर को जो है अटेंशन ग्रैब्स करते हैं आप, ठीक है। उसमें होता क्या है कि आपका चेकर जो है एकदम से जो है नई चीज़ पढ़ के देखता कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, तो मुझे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आप चेकर को मजबूर करते हैं, आप हुक जो है आपका बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि जो है आप चीज़ों को जो है वो ईजीली जो है वो टैकल कर सकते हैं और उसके बाद चेकर के ऊपर एक गुड इंप्रेशन जो होता है आपका वो आप डाल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली ये हुक का पर्पज़ ये होता है। हुक में क्या होते हैं, आप एनेक्डोट भी लगा सकते हैं। एनेक्डोट की डिफरेंट टाइप्स हैं आपकी, वो भी सारी डिटेल्स के साथ डिस्कस की जाएंगी। इंस्पिरेशनल एनेक्डोट होता है, हिस्टोरिकल एनेक्डोट होते हैं, पर्सनालिटीज़ के रिलेटेड एनेक्डोट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जितने भी एनेक्डोट होते हैं हम उनके डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन के हमारा आता है वो हुक आता है। हुक बनाते हुए क्या होता है, अटेंशन ग्रैब्स होते हैं जो आपके चेकर को जो एकदम से अपनी तरफ मतवज्जो करता है। देन आप स्कोप लिखते हैं कि जो आपने पैरामीटर्स जो सेट किए हैं वो आप लिखते हैं। देन फिर जो आपका कंटेक्स्ट होता है, जो आप जितनी भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन चीज़ें होती हैं वो एक एक सेंटेंस ही ऐड करते हैं। अगर रिक्वायरमेंट है तो करते हैं, नहीं तो नहीं करते। हम मेन थीसिस जो है अपना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एक एक दो सेंटेंस जो ऐड कर दिया जाता है। और वो अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, राइटिंग स्किल अच्छी है, देन आप पेन को घुमाते जाएंगे, मोल्ड करके स्टेटमेंट बताते जाएंगे। साथ में आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी शो होता रहेगा, मेन कंटेक्स्ट जो होता है वो भी शो होता रहेगा, स्कोप पैरामीटर जो आपने डिसाइड किया वो भी होते रहते हैं। वो आपके राइटिंग स्किल के ऊपर सारी
सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट है, आपकी कंक्लूडिंग लाइन जो है वो ऐड कर दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने क्या करनी है, आगे डिटेल्स के साथ पढ़नी है। और ये बेसिकली ऐसे का स्ट्रक्चर है सारा जो हम आज पढ़ रहे हैं, और ये हमने आगे डिटेल्स के साथ इन चीज़ों को जो है मज़ीद जो है वो एलेबोरेट करना है, ठीक है। एलैबोरेट करने के बाद ये हम चीज़ें आगे देखते हैं। ट्रांजिशनल एलिमेंट क्या होते हैं? देखें, आपके जितने पैराग्राफ्स होते हैं वो सारे ट्रांजिशनल ही हो रहे होते हैं, ट्रांजिशंस ही हो रही रहती है। एक पैराग्राफ के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सारे आते हैं। लेकिन उसमें से कुछ एक सेक्शंस होता है स्पेसिफिक, जो आप जो है मेन जब बॉडी पैराग्राफ स्टार्ट करने वाले थे उसके बारे में बेसिकली आप बताते हैं कि इसमें आगे जो मैं पैराग्राफिंग करने वाला हूँ उसके अंदर बेसिकली आपके जो हैं वो पैराग्राफ्स कौन कौन से, की पॉइंट्स कौन कौन से आने वाले हैं, बेसिकली इसके ऊपर फोकस ज़्यादा किया जाता है। चलें जी, पहले ट्रांजिशनल को समझ लेते हैं जी। आप जो पैराग्राफ ट्रांजिशन जो होती हैं, उसके बाद आप लिंकिंग फ्रेजेस का भी यूज़ करते हैं। आप लिंकिंग फ्रेजेस आपको पता ही है, इन द ऑन द अदर हैंड, इस तरह के जो आप जितने भी कनेक्टर यूज़ करते हैं, इन एडिशन, फर्दर मोर, ये जितने भी ट्रांजिशन के लिंकिंग वर्ड्स आप यूज़ कर रहे होते हैं या लिंकिंग फ्रेजेस आप यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें ऐड होती हैं पैराग्राफ ट्रांजिशन के लिए। लेकिन यहाँ पे ट्रांजिशनल पैराग्राफ क्या होता है वो मैंने पहले ही बता दिया। आपका एक मिनी पैराग्राफ्स होता है जो आप आगे मेन पैराग्राफ स्टार्ट करने वाले हैं उसका पॉइंट आप लिखते हैं, और ये आपका मिनी पैराग्राफ जो होता है 3 या 4 सेंटेंस पे, 3 और 4 सेंटेंस के ऊपर बेस कर रहा होता है, ठीक है। तो इसको ट्रांजिशनल ब्रिज बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। और ये आपका पैराग्राफ होता है, ठीक है, मिनी पैराग्राफ होता है जो इंट्रोड्यूस करवा रहा होता है बेसिकली आपके नेक्स्ट पॉइंट्स को, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई है। उसके बाद सेक्शन ब्रिजेस होते हैं जो आपके जो आप पैराग्राफ्स कर रहे हैं उसके अंदर आप क्या रहते हैं, एम्प्लॉय समरी सेंटेंसेस एट द सेक्शन एंड इंट्रोड्यूस न्यू सेक्शंस बाय कनेक्टिंग द प्रीवियस आर्गुमेंट। होता क्या है कि जब मैंने पहले भी पीछे बोला था कि जो आपका पैराग्राफिंग का जो स्ट्रक्चर है, होता क्या है कि पढ़ाया जो जा रहा है वो ये चीज़ें हैं जी। आपका जो टॉपिक सेंटेंस है, आपका सपोर्टिंग आर्गूमेंट है, सपोर्टिंग रेफरेंस है जहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं, कंक्लूजन है। लेकिन एक चीज़ वहाँ पे स्किप हो रही होती है, यही चीज़ है जो बात कर रहा हूँ कि मैं लिंकिंग जो आप नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ करते हैं और पीछे वाले जो आर्गूमेंट दे के छोड़ देते हैं उसकी बात कर रहे हैं कि इन दोनों को आपस में लिंक करना होता है। यहाँ पे फिर आपकी ट्रांजिशन जो है वो एक जगह से, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में हो जाती है। तो यहाँ पे लिंकिंग जो है वो पैराग्राफ को ज़रूर करना है, एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ। ये लास्ट वाले सेंटेंस में जो है आप स्टेटमेंट को मोल्ड करके जब लिखते हैं तो नेक्स्ट वाला एक कीवर्ड जो है आप अपने लाइन में डिस्कस करते हैं तो आपका कनेक्ट हो जाता है पैराग्राफ। चलें जी, उसके बाद हम अगर पैराग्राफ आगे वाला स्टार्ट कर रहे हैं तो कनेक्टर लगाते हैं। तो बार बार कनेक्टर जब हम स्टार्ट में मोर ओवर है, लाइक वाइज है, सिमिलरली है, एडिशनली है, जब ये चीज़ें बार बार लगाएंगे तो वो मज़ा नहीं, रिदम सा नहीं रहता कि ये तो चीज़ें ऐड करता जा रहा है, या जिस तरह भी एक फ्लो जो होता है ना राइटिंग का वो मज़ा नहीं आता। एक दो आप सेंटेंसेस में पैराग्राफ में आप लगा लें, सिमिलरली, लाइक वाइज है, मोर ओवर, फर्दर मोर, फर्दर, ये चीज़ें, हैंस, दस, ये सारी चीज़ें अगर आप एक एक करें तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन ज़्यादा एक पैराग्राफ में 2 या 3 कनेक्टर होता है और इससे ज़्यादा मत लगाएं ताकि कनेक्टर की जो शावरिंग वो नहीं करनी, ठीक है। तो बिल्कुल एक बड़ा रिदम होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। बात आप बात कर रहे हो तो उसका जो कोहेजन है, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है आपस में, कनेक्टिविटी उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये बात क्लियर होगी आपको। चलें जी, अब हम बात करते हैं मेन बॉडी पैराग्राफ स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे एक मैं अभी आपको बता देता हूँ कि एक यहाँ पे एक पील है। इस पील के अकॉर्डिंग जो है हम क्या करेंगे, हमारे जो मेन होता है टॉपिक सेंटेंस है, सपोर्टिंग आर्गूमेंट है, ये स्ट्रक्चर है मेन। स्टैंडर्डाइजेशन जो है आप ऐसे की पैराग्राफिंग की अगर बात करें तो ये वाली है। क्या है ये आपकी पील है। पील से क्या बनता है अभी मैं आपको बता देता हूं जी। सबसे बनता है पहला पॉइंट है, नंबर 1 पे पॉइंट है। पॉइंट में क्या होता है, आपने टॉपिक सेंटेंस लिखना होता है। एविडेंस क्या होता है आपका, नंबर 2 पे होता है सपोर्टिंग फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स होते हैं। एक्सप्लेनेशन आप जब आप देते हो तो थोड़ा सा आप एनालिसिस करते हो अपने एविडेंस का जो देते हो कि ये सूटेबल है या सूटेबल नहीं है, आपकी काजेज बताते हैं, उसकी रीजंस बताते हैं, उसके पॉजिटिव या नेगेटिव इंपैक्ट्स बता के देन आप एग्जांपल वगैरह कोड करते हैं। उसके बाद लिंक होता है कनेक्शन टू थीसिस। फिर आपने लास्ट वाली लाइन का क्या करना होता है, कंक्लूडिंग लाइन जो होती है आपने क्या करना होता है, थीसिस के साथ जो उसको लिंक करके जो आपने एक आइडिया दिया है पैराग्राफ के अंदर। बेसिकली आपके एक पैराग्राफ के अंदर आपका एक आइडिया होता है,
सॉरी एक आइडिया होता है, उस एक आइडिया ने आपने जस्टिफाई करना होता है, विद एग्जांपल्स भी जस्टिफाई करना है, उसके एविडेंसेस भी देना, उसका थोड़ा सा एनालिसिस भी करना है, काज इफेक्ट या इफेक्ट बता रहे हैं, ये उसका ये काज बता रहे हैं, अगर काजिंग वाला पैराग्राफ है तो काज बताएंगे, कॉज बताएंगे, अगर आपके रीजंस हैं तो रीजंस हैं, अगर आपका इम्पैक्ट्स हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स है तो नेगेटिव इम्पैक्ट बात करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की बात करेंगे, अगर कोई एडवांटेज है डिसएडवांटेजेस है, एक एक चीज़ को जो है आपने एड्रेस करना है। ये नहीं कि आप एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज दोनों एक साथ लिख दें, लेकिन एक ही चीज़ टॉपिक सेंटेंस जो है उसके अकॉर्डिंग चलना है और लास्ट में उसको हमने क्या करना है, थीसिस के साथ लिंक करते हुए नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ हमने लिंक कर देना। ये उस वक्त होता है जब आपकी एकेडमिक राइटिंग बहुत अच्छी होती है, आप जो स्टेटमेंट को मोल्ड करके, जो कहा जाता है ना स्टेटमेंट को मोल्ड करके लिखते हैं, ऐसा मोल्ड करके स्टेटमेंट को लिखें जो आपका थीसिस भी लिंक हो जाए, नेक्स्ट पैराग्राफ भी जो है वो आपका लिंक हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पील, इसको पियर भी बोलते हैं, एक हमारा वर्ड है पियर, ठीक है, उसके बाद ए वाला भी है और ये ई भी यहाँ पे होता है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है पैराग्राफ का, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है, आपका पहले सबसे पहले पॉइंट आता है, यहाँ पे एविडेंसेस आते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल आता है या इसको एनालिसिस कह सकते हैं और इसको आप रिस्पॉन्स कहते हैं कि सबसे बाद में फिर जो आप रिस्पॉन्स करते हैं, कंक्लूजन निकाल के जो आप रिस्पॉन्स करते हैं, बेसिकली उसकी बात की गई। तो ये चीज़ हम बड़ी डिटेल्स के साथ जो आगे विद एग्जाम्पल विद पैराग्राफ जो लिखा हुआ है उसके ऊपर हमने चीज़ों को सेग्रीगेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जी हमारे पास है जी लेंथ कितनी होनी चाहिए पैराग्राफिंग की और वर्डिंग कितनी होनी चाहिए, ये बेसिकली पूरा है। एवरेज पैराग्राफ कितना होना चाहिए और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो की गई है, इस चीज़ को भी चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले जो है एक बात याद रखें, मैं अभी पहले तो हम देख लेते हैं कि मेन बॉडी पैराग्राफ्स हमारे कितने होने चाहिए। एक बात मैं पहले क्लियर कर दूं कि आजकल जो चीज़ें हैं ना, सॉरी, ऐसे की लेंथ और ये चीज़ पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि आजकल जो है हर एस्पेरेंट जो एकेडमी ज्वाइन कर रहा है, मेंटोर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, पढ़ा रहे हैं, और पैराग्राफिंग का आपको पता है कि कंपटीशन भी अब डे बाय डे जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। लोगों को क्योंकि एस्पेरेंट को अब अवेयरनेस होती जा रही है, क्योंकि एंड्रॉयड्स हैं, आईफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, अब नेट इंटरनेट की बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, चैट जीपीटी आ गया, चैट बोर्ड्स आ गया, एजुकेशन, आप एकेडमिक वेबसाइट्स आ गई आपकी, आपको ऑनलाइन चीज़ें जो एक्सेस हो जाती है। तो अब बहुत सारी चीज़ें हर तकरीबन ऑलमोस्ट जो भी एस्पेरेंट आता है उसको ये बेसिक सी चीज़ें पता होती हैं, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन जो है वो आपका डे बाय बढ़ रहा है। पहले तो बात करते थे ना 1000, 2000, 3000 या 2000 या 3000 के बाद मैक्सिमम जो है कंपटीशन होता है, लेकिन आजकल वाकई हर कोई बंदा, हर एस्पेरेंट अपना गोल सेट करके आता है, और लेकिन उसका सिस्टमेटिक प्रोसेस जो है अलग होता है, जो वो सारा जो है बेसिकली प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोसेस की। तो यहाँ पे फिर थोड़ा कंपटीशन आपका बढ़ता जाएगा, क्योंकि हर किसी को एक ऐसे का लैंग्वेज तो आए ना आए, लेकिन ऐसे का स्ट्रक्चर तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेन चीज़ की बात करेंगे कि लेंथ कितनी होनी चाहिए। अगर आप सेफ साइड में जाना चाह रहे हैं, ऐसे कि 40 मार्क्स पे जाना चाह रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि पैराग्राफिंग कितनी होनी चाहिए ये मैं आपको पहले बता दूँ। कोशिश करें मिनिमम जो आपके पैराग्राफ्स हैं वो 22 होने चाहिए। मीन्स आप कह लें कि 20 के अबव आपके पैराग्राफ्स होने चाहिए, देन कोई आप सेफ साइड पे हैं। बशर्त प्रीकंडीशन उसकी ये है कि सबसे पहले आपकी डिकंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो आप डी कोडिंग कर रहे हैं स्टेटमेंट को, ये बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी डी कोडिंग। ब्रेकडाउन जो आप टॉपिक का कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, आपका कीवर्ड को समझ के आप करें, ठीक है। उसके बाद सबसे जो मेन चीज़ है, आप जो जब 22 पैराग्राफ जब आप बना के लिखते हैं तो आपके वर्डिंग जो होती है वो ऑटोमेटिकली जो है वो 25 पे भी नहीं तो 2000 वर्ड जो है वो आपके इजीली क्रॉस हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप मेन पैराग्राफ अगर 90 पे 80 to 90 पे भी रख रहे हैं देन भी आपके 2000 हो जाते हैं। अगर आप एक पैराग्राफ अगर 120 का लिख रहे हैं तो देन आपके 2500 वर्ड्स हो जाते हैं। तो ये आजकल हो जाते हैं और इसकी बड़ी प्रैक्टिस जो है ना वो चाहिए होती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये बात ज़रूरी है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो डेली बेसिस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर चैट जीपीटी आ गया तो वो मेन एग्जाम में आपको लिख कर नहीं दे देगा, वहाँ पे आपको ऐसे खुद ही लिखना पड़ेगा, खुद ही टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है कि आपको सेफ साइड पे जाना है तो आपके 20 पैराग्राफ से जो है वो आपके पैराग्राफ जो है वो 20 से अबव होने चाहिए। 22 हो जाए, 23 हो जाए, 24 हो जाए, तो इतने पैराग्राफ्स आपके होने चाहिए।
उसके बाद अगर हम नेक्स्ट लेवल की बात करें 3000 वाले, तो ये एक्सटेंडेड वर्ड होते हैं जहाँ पे आपके नंबर जो है वो 70 भी जा सकते हैं। अगर आपने डी कोडिंग, डी कंस्ट्रक्शन, ब्रेक डाउन आपके टॉपिक का अच्छा है, आपकी पैराग्राफ 120 वर्ड्स है इन ईच पैराग्राफ, देन आपके जो है वो इजीली जो है 70 तक मार्क्स जा सकते हैं। लेकिन उसके अंदर आपको पता है कि आपको जो है रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जो है वो रिक्वायर है। चलें जी, उसके बाद हम बात करते हैं जी एवरेज पैराग्राफ में। सर ये बड़ा क्वेश्चन है, सर जी एवरेज पैराग्राफ कितने वर्डिंग का होना चाहिए, ठीक है, रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए। अगर मैं बात करूं तो अगर देखें पैराग्राफ तो आप 4 सेंटेंस में भी कंप्लीट कर सकते हैं, 4 सेंटेंस के अंदर आप पैराग्राफ कंप्लीट कर सकते हैं। आपका एक टॉपिक सेंटेंस है, आपका सपोर्टिंग सेंटेंस है, आपकी एक एग्जाम्पल है, ठीक है, उसके बाद आपकी एक कंक्लूजन लाइन है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि सॉरी कंक्लूजन लाइन है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे जो है वो चीज़ों को इजीली जो है वो एड्रेस कर सकते हैं। तो ये एक एक सेंटेंस करेंगे तो क्या है, आपके कितने सेंटेंस बनेंगे, आपके 4 सेंटेंस बनेंगे। तो आप 4 सेंटेंस में भी अपना जो है वो जो है पैराग्राफ लिख सकते हैं। लेकिन ये कोई सेफ साइड नहीं है, आपने थोड़ा सा एनालिसिस भी देना है वहाँ पे, ठीक है। पैराग्राफ के अंदर अगर आप एक मेन आइडिया डिस्कस कर रहे हो तो थोड़ा बहुत उसका जो है एनालिसिस है वो रिक्वायरमेंट होती है। इससे जो है वो एकेडमिक चेकर को पता चलता है कि जो इसकी कह लें कि डिस्कोर्स है वो कॉम्प्रिहेंसिव बेस पे लिखा गया है। उसकी वजह क्या होती है कि उसको पता है कि इसकी एकेडमिक रीडिंग अच्छी है, इसका फ्लो अच्छा है, इसका रिदम अच्छा है, इसलिए इसने थोड़ा एनालिसिस भी दिया है और टॉपिक सेंटेंस भी दिया है, सपोर्टिंग आर्गूमेंट भी दिया है, थोड़ा एनालिसिस भी किया है, फिर एग्जाम्पल भी दिया है, फिर कंक्लूजन लाइन भी लिखी है और देन फिर उसने लाइन को जो है थीसिस के साथ रिलेट कर दिया है, नेक्स्ट पैराग्राफ के साथ रिलेट कर दिया है। तो ये है आपके जो मिनिमम जो अगर आप लिखते हैं, मैक्सिमम अगर लिखें तो 120 पैराग्राफ्स होने चाहिए, सॉरी वर्ड्स होने चाहिए। एक एवरेज पैराग्राफ की बात कर रहा हूं, और मिनिमम जो है वो 80 होने चाहिए। 80 से अगर आप कम लिख रहे हैं तो फिर जो आपका पैराग्राफ कंप्रोमाइज हो जाता है। कंप्रोमाइज मीन्स आपका एनालिसिस कंप्रोमाइज हो सकता है, आपकी एग्जाम्पल कंप्रोमाइज हो सकती है, आपका कॉम्प्रिहेंसिव जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आपका कंप्रोमाइज हो सकता है। तो यहाँ पे 80 वर्ड पे आप 80 से 90 पे लेके जाएं या 100 वर्ड का भी अगर पैराग्राफ रखें, अगर 22 पैराग्राफ्स जा रहे हैं तो फिर तो आपके इजीली 2500 जो है वो आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो पेजेस मैटर नहीं करते, नहीं सॉरी पेजेस मैटर नहीं करते। चलें जी, यहाँ पे एक बात समझ आ गई कि मिनिमम जो है आपके 80 वर्ड्स होने चाहिए, 100 नहीं तो आप तो फिर 60 पे भी आप 60 से 70 भी जो है आप वर्ड का क्या करते हैं अभी लिख सकते हैं अपना पैराग्राफ, जो मैंने अभी ये बताया। लेकिन ये कोई इतना वो कह लें कि अट्रैक्ट नहीं करता एकेडमिक चेकर को अपनी तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आज हमने इसका ओवरव्यू ले लिया पैराग्राफ का, और इसका जब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें अगर कोई मिस आउट होती है तो आपने दोबारा इस लेक्चर को आके सुनना है। उसकी वजह यह है कि हर जगह पे जो चीज़ें हमने ऐड की हैं बेसिकली वो अकॉर्डिंग टू कह लें कि लेक्चर हैं कि हमने जहाँ पे जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है हमने उसकी बात की है, हमने कोई आगे वाली बात को मिक्सअप नहीं किया। इस बात की बात डिस्ट्रीब्यूशन देख लें जी, सबसे पहला आपका 10% जो आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, 80% आपका क्या आ जाता है जी मेन बॉडी पैराग्राफर, और 10% आपका क्या आ जाता है कंक्लूजन आ जाता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है परसेंटेज के हवाले से। अगर आप मजीद आगे इसको अंदर डिवीजन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप डिवीजन कर सकते हैं, मेन हेडर के जरिए, सब हेडर के जरिए, वो आगे आपकी मेन है। लेकिन यहाँ पे हम परसेंटेज की बात करें कि 10% आपका क्या आ जाता है, इंट्रोडक्शन है, मेन बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं और आपका कंक्लूजन आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? चलें जी, थैंक यू सो मच। आज हमने बेसिकली ऐसे का स्ट्रक्चर जो है हमने स्टार्ट कर लिया, अपना लेक्चर सीरीज़ आगे पूरी जो है हमारी वो हम विद डिटेल्स के साथ डिस्कशन करेंगे। और आज हमने जो है वो अपना ऐसे का स्ट्रक्चर जितना भी था, आउटलाइन, थीसिस स्टेटमेंट, इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ, मेन बॉडी पैराग्राफ्स, उसके बाद हमारा कंक्लूजन, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने देख ली, इनका स्ट्रक्चर का ओवरव्यू लिया कि बेसिकली इनका स्ट्रक्चर क्या क्या होता है। उसके बाद हमने पैराग्राफ के अंदर मेन बात की कि पैराग्राफ
पैराग्राफ के अंदर जो आपके वर्डिंग है वो कितनी होनी चाहिए वर्डिंग, उतने बाद पैराग्राफ आपके मेन बॉडी पैराग्राफ्स वो कितने होने चाहिए आपके ऐसे के अंदर, आउटलाइन के अंदर उस चीज़ को डिस्कस किया। उसके बाद हम पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में कितने वर्ड्स होने चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम, उसमें कोहेरेंस, कोहेजन और मेटोनमी जो है मेंटेन होती है। आप थीसिस लिंक करते हैं, आप नेक्स्ट पैराग्राफ लिंक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस की हैं। तो ये चीज़ें जो है मैं बार बार कह रहा हूँ, तो यहाँ पे आज ये लेक्चर देखिए हमने पीछे भी ऐसे के कंपोनेंट्स पढ़े थे, लेकिन वहाँ पे हमने इतनी डिटेल्स जो है वो चीज़ें नहीं डिस्कस की थी। लेकिन यहाँ पे चीज़ें जो है मैं कह रहा हूँ कि बार बार जो लेक्चर के अंदर आ रही हैं, हम अकॉर्डिंग टू लेक्चर जो है चीज़ों को डील कर रहे हैं। तो चीज़ों को मिक्स नहीं कर रहे, हम चीज़ों को सेग्रीगेट करके जो है वो किया जा रहा है, तो ताकि जो जितनी भी कन्फ्यूजन, यही वो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे एस्पिरेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।